Hello students, myself Vijaya Srivastava. Welcome to Vijaya Study Week classes. If you are new, subscribe my channel and hit the bell icon to get latest updates about upcoming videos. तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी का लेसन है। और मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट हैं, मैम ये जो लेसन है इसको पहले एक्सप्लेन करिए। सो मैंने ये टॉपिक आज स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेसेस, जिसका एपिसोड 1 आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ऑल्सो इसमें जो क्लास 7th का भी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जैसे लाइक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो क्लास 7 के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो क्लास 7 एंड क्लास 10 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एपिसोड 1। So here we go about introduction. Life. Earth happens to be the only known planet having a life. ठीक है, तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ होती है, जहाँ पे जिंदगी होती है, जीवन होता है। देयर आर बीइंग्स हु लिव, डाई एंड बिकम पार्ट ऑफ नेचर अगेन। ठीक है, तो अर्थ पे, पृथ्वी पे कैसे जीव जंतु रहते हैं जो कि जीते हैं, मरते हैं एंड अगेन नेचर में आते हैं, अर्थ पे आते हैं। तो इस तरीके के लिविंग बींग्स और लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अर्थ पे पाए जाते हैं। The living organism can be differentiated from the inanimate entities on various parameters of life processes. सो अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ मूवेबल होते हैं जिनको एनिमेट भी बोला जाता है, कुछ नॉन मूवेबल होते हैं जिनको इनएनिमेट बोला जाता है। बट देर उन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनमें लाइफ प्रोसेसेस होती है। तो अब बात आती है कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। सो लेट्स मूव ऑन लाइफ प्रोसेसेस। Life process. Maintenance of living organism is essential even if they are moving, resting or even sleeping. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है कि जब हम चल रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं या इवन सो रहे होते हैं तब भी वो हमारे अंदर चलती रहती है। ठीक है, हमारे अंदर वो जो इम्पोर्टेंट क्रियाएं होती है, जो प्रोसेसेस होती हैं वो कंटिन्यूअसली होती रहती हैं। इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। The processes which together perform the function of maintenance of life are called as life processes। तो जैसे कि मैंने बताया कि इवन हम सो रहे होते हैं फिर भी हमारे अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती रहती है। लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, हम जब जिंदा है, जब हमारी लाइफ है तो हम क्या करते हैं कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग भी एक तरह की लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस की वो प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी लाइफ को, हमारी जो लाइवलीहुड को मेंटेन करती हैं। ठीक है, और जो हमारी लाइफ में फंक्शंस जो हम करते हैं, जिनको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर एग्जांपल्स ऑफ इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो हमारे इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, अगर ये नहीं होगा हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगे तो हम बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो लिविंग बीइंग जो, हम क्या, कोई भी लिविंग बीइंग, इवन वो प्लांट ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर उसमें रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होंगे तो इवन प्लांट भी मर जाता है। सो लाइफ प्रोसेसेस हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
In unicellular organisms, all these processes are carried out by that single cell. Unicellular organisms जो होते हैं, living organisms जो होते हैं, even वो भी life processes exhibit करते हैं, but उनमें जो ये life processes होते हैं ये सिंगल सेल के द्वारा होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेल डेवलप्ड सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली होते क्या है। लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये हमारे इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अर्थ पे रहते हैं उनके इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। विदाउट दीज लाइफ प्रोसेसेस वी आर नथिंग, वी आर डेड। सो अब हम लोग जो आगे के जो एपिसोड्स होंगे या आगे की जो वीडियोस होंगे ऑन द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हम लोग वन बाय वन ये लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। So let's start nutrition. So what is nutrition? Nutrition पढ़ने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि actually nutrition होता क्या है। The process of acquiring food that is needed for nourishment and sustenance of the organism is called nutrition. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को लेते हैं, ग्रहण करते हैं टू फॉर आवर नरिशमेंट, हम अपनी बॉडी के नरिशमेंट के लिए जो फूड हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, और हमारे जो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है, जो लाइवलीहुड होती है, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए, फॉर सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब होता है लाइवलीहुड। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड ग्रहण करते हैं अपनी नरिशमेंट के लिए, एज वेल एज अपनी जो लाइवलीहुड, जो लाइफ है उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के दो मेन मोड्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक हिटोट्रॉपिक तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा, क्लास 6 से 4th 5 से आई थिंक पढ़ाने लगते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हिटोट्रॉपिक मतलब जो अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं ना। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हैज सब टाइप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कोई सब टाइप नहीं है, बट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं, तो ये करते हैं बाय होलोजोइक प्रोसेस, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो फर्दर हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट। Nutrition, the process by which an organism takes food and utilizes it is called nutrition. अभी हम लोगों ने समझा, ठीक है, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं, खाना खाते हैं एंड उसको यूटिलाइज करते हैं टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर हम काम कैसे करेंगे, अपने जॉब्स कैसे करेंगे, जॉब्स नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ को, अपने जो लाइफ के खर्चे उसको मेंटेन कैसे करेंगे। So nutrition is very important for every living organism. ठीक है, and this process is called nutrition. Now अब हम देखेंगे कि नीड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरत होती है। ऑर्गेनिजम्स नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि वेरियस एक्टिविटीज जो हम डेली करते हैं, अपनी डेली लाइफ में करते हैं, हमको उसे करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? बाय न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हम अपने खाना में खाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये सारी चीजें हमें एनर्जी देती हैं बाय फूड, बाय फ्रूट, बाय ड्रिंक्स,
और by nutrients, organism need various raw materials for growth and repair। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ग्रोविंग होती है, ठीक है, बढ़ती रहती है। तो इसके बढ़ने के लिए क्या होता है कि हमको इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है प्रॉपर ग्रो नहीं करती है और बहुत ही सारी बीमारियां हो जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर। दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ज़रूरत होती है, वो हमको मिलते हैं न्यूट्रिएंट से, जो हम एज अ फूड, एज अ फ्रूट और एज अ ड्रिंक हम लेते हैं, खाते हैं। Nutrients, materials which provide nutrition to organisms are called nutrients। तो nutrients क्या होते हैं? ऐसे materials जो कि organism को nutrition provide करते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन पोषण देते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। Carbohydrates, proteins and fats are the main nutrients are called macronutrients, ठीक है। तो यहाँ पे nutrients टू टाइप्स के होते हैं, macronutrients and micronutrients। तो macronutrients क्या हो गए हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं? Minerals, vitamins are required in a small amounts and hence are called micronutrients। तो macronutrients नाम क्यों दिया गया है न्यूट्रिएंट्स को? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में होती है, उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है टू टाइप्स का, दैट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। अब हम देखते हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। The mode of nutrition in which an organism prepares its own food is called autotrophic nutrition, ठीक है। तो ऐसे organisms जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना जो mode of nutrition होता है उसको खुद prepare करते हैं, इसको बोलते हैं, ऐसे organisms को बोलते हैं autotrophics, और ऐसे nutrition को बोलते हैं autotrophic nutrition। Green plants and blue-green algae follow the autotrophic mode of nutrition। तो ये तो बहुत ही इजी है और सबको पता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ऐसी एल्गी जो कि क्लोरोफिल बियर किए होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन खुद ले बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The organisms which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs और green plants, ठीक है। तो ये सबको पता है और मोस्टली जो autotrophs होते हैं वो green plants ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पे autotrophs के साथ में green plants लिखा है। autotrophs कहते हैं या फिर green plants कहते हैं, बात एक ही होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड बाय ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल then convert into complex high energy that is molecules of carbohydrates, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करते हैं एंड फर्दर उनको विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्या करते हैं कि उनको कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और जब इनका जो कार्बोहाइड्रेट से ये अपना फूड लेते हैं और एनर्जी लेते हैं। Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs intake CO2 and H2 and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight is called photosynthesis, ठीक है। तो जो प्लांट्स में जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स
खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, एंड वाटर जो सॉइल में वाटर रहता है थ्रू जाइलम फ्लोएम लीफ तक जाता है, एंड वहां पे जो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो CO2 और H2O के बीच में रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस तरीके से जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Here you can see reaction during photosynthesis. So ये हमारा प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसने एनवायरनमेंट से लिया, देन वाटर, दोनों में रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन ये फर्दर किस में टूट जाते हैं, किस में बन जाते हैं, इनका कन्वर्जन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि हम प्लांट लगाना अच्छा होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उससे प्योर होता है, तो अब आप लोगों ये रिएक्शन देखने के बाद आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लांट एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसको ये कंज्यूम करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन देते हैं, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लांट लगाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल्स कौन से यूज होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। The process by which green plants prepare food is called photosynthesis. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। During this process, the solar energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed. इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट बनती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होती है, जो सन से सनलाइट होती है, वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है एंड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो जो लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो इसीलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, जिसको ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। तो प्लांट्स मोस्टली ग्रीन होते हैं, क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है। ऑल्सो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है। The whole process of photosynthesis can be shown by the following equation, ठीक है। जो whole process होती है photosynthesis के दौरान जो chemical reactions होते हैं वो हम इस equation से समझ सकते हैं। So कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 plus 12H2O water, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग environment से जो plants ने absorb किया plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives glucose C6H12O6, that is a carbohydrate, plus oxygen 6O2 plus 6H2O। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी मटेरियल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सनलाइट, क्लोरोफिल,
सनलाइट अब्जॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जो लीव्स में क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ। ठीक है, तो इस जो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। स्टोमेटा और जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं उनका ये काम होता है। देन वाटर, water plus dissolved minerals like nitrogen, phosphorus etc. are taken up by the roots from the soil। ठीक है, तो वाटर प्लस जो मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, जो कि मिट्टी में होते हैं, ये चीजें वाटर एंड जो डिजॉल्व मटेरियल्स होते हैं वाटर के साथ, ये थ्रू रूट्स कहाँ जाते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। तो ये थे हमारे रॉ मटेरियल्स जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं वो किसी भी प्लांट्स के लिए कैसे अवेलेबल होते हैं। वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टेम्स। ठीक है, तो जो वाटर जो होता है वो प्लांट कहाँ से लेता है, तो वो लेता है अपनी मिट्टी से थ्रू रूट्स। ठीक है, और स्टेम्स में जाता है थ्रू जाइलम टिश्यू। इस तरीके से प्लांट को वाटर अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि प्लांट को इन्वायरमेंट से अवेलेबल हो जाता है एंड उस जो प्लांट्स की जो लीफ होती है उसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट्स होते हैं वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, स्टोर होने के बाद वहाँ पे फिर फर्दर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ग्रीन प्लांट्स इन एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स। Now, site of photosynthesis. Chloroplast in the leaf, chloroplast contains chlorophyll green pigment। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, जो प्लांट्स की जो लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो ग्रीन पिगमेंट को अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट बियर किए होते हैं जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। Here you can see in the diagram। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीन प्लांट है। ठीक है, तो इस यहाँ पे इसको सनलाइट मिल रही है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल रहा है रूट से, सॉइल से। एंड जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो कि लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, फिर फर्दर ये किस में ब्रेक हो जाते हैं, ग्लूकोज, शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में प्लस ऑक्सीजन में। तो इस तरीके से प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आई होप आप लोगों को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा की, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी लीव्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको ये स्ट्रक्चर का स्टोमेटा दिखता है। स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो लीव्स के ऊपर जो स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन प्लांट्स। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। और ये कहाँ पे होते हैं, लीफ के लोअर साइड में होते हैं, लीफ के अपर साइड में नहीं होते, लीफ के लोअर साइड में ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। Each stomata is guarded by guard cells which control the opening and closing of the pore। ठीक है, तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं कि ये गार्ड सेल द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं या गार्ड किए होते हैं। मतलब जो स्टोमेटा में जो एक आप बोल सकते हैं कि जो स्केलेटन का काम करता है वो होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गार्ड सेल्स की वजह से स्टोमेटा खुलते हैं और बंद हो पाते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। और जो वाटर कंटेंट गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो स्टोमेटा के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेयर यू कैन सी डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। दिस इज क्लोज्ड स्टोमा, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, बैकवल, गार्ड सेल एंड सेल वॉल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एग्जाम में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टोमेटा आ जाएगा तो आप उसके फंक्शन और पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, उसका फंक्शन कैसा होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है, कहाँ पाया जाता है, ये सब कुछ आपको बताना है और डायग्राम भी देना है दोनों का, क्लोज्ड स्टोमा का एज वेल एज ओपन स्टोमा का। तो ये था हमारा स्टोमेटा के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हियर यू कैन सी फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं? exchange of gases like oxygen and carbon dioxide, loses of large amount of water vapor during transpiration। ठीक है, तो अगर कभी कभी अगर वाटर ज़्यादा हो जाता है प्लांट में या प्लांट पार्ट्स में, तो क्या करते हैं कि वो बाय ट्रांसपिरेशन उसको वाटर पेपर में कन्वर्ट करने के लिए भी जो हमारा स्टोमेटा है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, देन स्टोमेटल पोर एंड देन सब्सिडरी सेल। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो इतना था हमारा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या है, ठीक है, एंड जो मेन पार्ट होती है स्टोमेटा, उसका रोल, उसका फंक्शन, उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है। अब हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ही ऐसी एक प्रोसेस होती है प्लांट में जो कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। और ये ड्यूरिंग बाय फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी हर एक प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड माने जाते हैं। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स और फूड। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पता है कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे ग्रीन प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, the process of photosynthesis also helps in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से ही हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की जो मेंटेनेंस होती है वो एक बैलेंस फॉर्म में होती है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना था हमारा एपिसोड 1, जो कि जिसमें हम लोगों ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, और लाइफ प्रोसेस और जो भी है हम उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट अभी न्यूट्रिशन में हम लोगों ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रोपिक nutrients and their types. So do like, share, comment. Also, thanks for watching.